तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफर पर जहां हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। भाई, जरा किनारे चलकर बात करते हैं। युवक ने रोहन का हाथ पकड़ लिया, उसमें काफी अपनापन था। अरे हाँ, ये जो तुम्हारे पीछे आयताकार बॉक्स है, उसमें क्या है? रोहन शांत भाव से बोला, ये डिलीवरी बॉक्स है। देखना चाहोगे? नहीं, नहीं, युवक ने जोर जोर से सिर हिलाया। वो रोहन को एक कोने में ले गया और जेब से कुछ 100 रुपए निकाल कर बोला, भाई, रात के इस समय में भागदौड़ करना आसान नहीं है। ये मेरी तरफ से छोटा सा सहयोग है। वैसे मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, है ना? रोहन ने नोटों को हाथ में लेकर ऐसे रगड़ा जैसे बहुत पसंद हो और बोला, हाँ, तुमने कुछ नहीं पूछा। बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं पूछा और तुमने कुछ नहीं बताया। हम शांति से जिएंगे। युवक संतोष से मुस्कुराया। अब मैं अंदर जा सकता हूँ? रोहन ने पूछा। हाँ हाँ, जाओ। फिर उसने फिर पूछा, अरे हाँ, तुम्हें पता है हमारे बॉस कहाँ रहते हैं? नहीं, वो रहते हैं। छोड़ो, मैं ही ले चलता हूँ। वह थोड़ा असमंजस में दिखा, दरवाजा बंद किया और खुद रोहन को अंदर ले गया। रात गहराई हुई थी, वहां कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में वे एक कमरे के सामने पहुंचे। यहीं रहते हैं हमारे बॉस। याद रखना, मैंने कुछ नहीं पूछा। युवक ने फिर कहा। चिंता मत करो, तुम्हारे बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा। रोहन ने रहस्यमयी मुस्कान दी। ठक ठक ठक, अंदर से आवाज आई, कौन है? बॉस, मैं हूँ, छोटू। आपके लिए डिलीवरी आई है। छोटू, गेट पर ड्यूटी वाला। क्या है? कदमों की आहट पास आई, फिर कुंडी घुमा दी गई। दरवाजा खुलने ही वाला था कि धड़ाम, अंदर से जबरदस्त ताकत का विस्फोट हुआ। दरवाजा चकनाचूर हो गया और एक विशालकाय आदमी तलवार लिए बाहर कूदा। रोहन थोड़ी देर के लिए चौंका, मगर तुरंत संभला। उसने अपने कंधे पर टंगे बॉक्स पर लगे चिन्ह सक्रिय कर दिए। क्षण, तलवार छलांग लगाकर उसके हाथ में आ गई। रोहन मुड़ा और हमले को रोका। चिंग, चिंगारियां उड़ गईं। दोनों तुरंत अलग हो गए। कमरे से निकला वो हट्टा कट्टा आदमी रोहन को घूरता रहा। तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। तुम्हें किसने भेजा? छोटू स्तब्ध खड़ा सब देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये तो डिलीवरी वाला था ना। इस बॉक्स में तलवार कैसे निकल आई? क्या मुझे अनपढ़ समझकर बेवकूफ बना रहे हो? गधे, बाहर वालों को ऐसे ही अंदर आने देता है। बाद में तुझे देख लूंगा। बॉस ने चिल्लाया। छोटू सहम गया। चारों ओर से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। लोहे की मुट्ठी गिरोह के अन्य सदस्य भी आ पहुंचे। कुछ ही पल में पूरा इलाका लोगों से भर गया। मैंने नहीं सोचा था कि लोहे की मुट्ठी गिरोह का सरदार खुद भी एक उन्नत योद्धा होगा, रोहन ने कहा। अगर मेरे पास ताकत नहीं होती तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठता। मगर तुमने भी हैरान कर दिया। इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति। अफसोस कि आज तुम यहीं मारे जाओगे। बॉस आत्ममुग्ध था और रोहन के चेहरे पर डर खोज रहा था, मगर उसे कुछ नहीं मिला। क्या सब लोग आ चुके हैं? रोहन ने धीमे से पूछा। बॉस को उसके लहजे में तिरस्कार महसूस हुआ। वो हंसते हुए बोला, इतने लोग तुम्हें चटनी बना देंगे। उसका चेहरा सख्त हो गया। मार डालो इसे। गिरोह के लोग रोहन पर टूट पड़े। धड़ाम, रोहन की आंखों में ठंडापन भर आया। उसकी देह से शक्ति विस्फोट की तरह निकली और सामने वालों को उड़ा दिया। उसने तलवार उठाई और भीड़ में कूद गया। अब उसका दिल पत्थर हो गया था। हर बार एक जान लेता, हर मुक्का हड्डियां तोड़ता। खून चारों तरफ बिखरने लगा। उसने कभी किसी को मारना नहीं चाहा, लेकिन जब उसकी जान को खतरा था, तब उसने पूरी ताकत से जवाब दिया। योद्धा, गिरोह का सरदार चौंक उठा। अब बाकी लोग भी समझ गए कि सामने कौन है। सबके चेहरों से खून उतर गया। भागो, ये योद्धा है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। हे भगवान, हमने किससे पंगा ले लिया? कुछ लोग भागने लगे। किसी में भी सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। मगर रोहन अब कत्लेआम में डूब चुका था। वो भालू की तरह भीड़ में घुसा और एक के बाद एक गिराता चला गया। जहां वो जाता, वहां चीखें गूंजती। गिरोह का सरदार भागने की कोशिश करने लगा। रोहन ने जमीन पर जोर दिया और हवा में उछलकर उसके सामने आ गया। मर जा, सरदार ने तलवार उठाकर वार को रोका। तभी एक भारी ताकत ने उस पर धावा बोला। उसकी तलवार टूट गई। छप, उसके मुंह से खून निकल पड़ा। वह 6-7 कदम पीछे जा गिरा। रोहन ने इस बार रहम किया। किसने कहा था तुझे वांग शंकर को पकड़ने को? रोहन ने पूछा। वांग शंकर, सरदार को तब सारा मामला समझ आया। उसने घबरा कर कहा, मुझे भी नहीं पता। वे लोग राजधानी शाम से आए थे। उनका नेता भी एक योद्धा था। मेरे पास विरोध की ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने वांग शंकर को पकड़ लिया। राजधानी श्याम, योद्धा, रोहन ने आंखें मिचकाईं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरी जान बख्श दो, सरदार गिड़गिड़ाया। हाय, रोहन ने लंबी सांस ली। मैं तुझे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल इजाजत नहीं देता। अगले ही पल, उसके शरीर से अग्नि की शक्ति निकल पड़ी।
ज्वालाओं ने सरदार को घेर लिया। नहीं, उसकी चीखें गूंजने लगीं। दया करो। रोहन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस देखता रहा। बॉस मर गया। जो सदस्य पहले लड़ने को तैयार थे अब कांप रहे थे। रोहन ने भीड़ की तरफ देखा और फिर उन पर टूट पड़ा। भागो, ये पागल है, सबको मार डालेगा। किसी की चीख गूंजी। शैतान है तू, मुझे मत मारो, मैंने अभी गिरोह ज्वाइन किया था। शैतान, तू नर्क में जाएगा। हम तेरा इंतजार करेंगे वहां। रोहन अब एक राक्षस बन चुका था। जो भी उसके परिवार के लिए खतरा था वो उसके प्रहार से नहीं बच पाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या हो रहा है? राजेश एक कमरे में बंधा हुआ था। बाहर से हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। कैसे होंगे वे दोनों? उसके मन में रिया और रोहन का ख्याल आया। जरूर बहुत घबरा रहे होंगे। इन लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? हमारा कोई झगड़ा तो था नहीं, फिर मुझे क्यों फंसाया? वो कारण और नतीजों पर सोचता रहा लेकिन कोई ठोस वजह नहीं मिली। वो दस्तावेज देख चुका था। अगर उसने उस पर दस्तखत कर दिए तो पूरा शिंतेंग समूह और उनका परिवार तबाह हो जाता। रुको, हमारा परिवार ही इनका निशाना है क्या? सोचते ही उसकी रूह कांप उठी। ये तो जड़ काटने की साजिश है। पूरा परिवार मिटा देना चाहते हैं। शुरू में वो अपनी पत्नी और बेटे को इससे अलग रखना चाहता था लेकिन जब ये साफ हो गया कि निशाना पूरा परिवार है तो उसने ठान लिया दस्तखत नहीं करेगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी इसलिए देखने के लिए बस सिर घुमाया। पापा, मम्मी कह रही हैं घर चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। पहचानी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। रोहन। राजेश को लगा शायद वह भ्रम में है लेकिन यह वही चंचल अंदाज था जो उसके बेटे का था। एक पल बाद काली पट्टी हटाई गई। सामने रोहन खड़ा था। बेटा, तू यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो आप ना जाने कितने दिन और यहाँ पड़े रहते, रोहन ने लापरवाही से कहा। उसने रस्सी काटी और राजेश को सहारा देकर उठाया। चलो, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। राजेश चला तो लड़खड़ा गया। काफी देर से बंधे होने के कारण पैरों में जान नहीं थी। रोहन ने उसे थाम लिया और मुस्कुराया। पापा, अभी 50 भी नहीं हुए और टांगे जवाब दे गईं। बकवास, तुम्हारे पापा एकदम फिट हैं। 10 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ लूं तब भी दम ना फूले, राजेश ने झल्ला कर कहा। तो फिर लिफ्ट क्यों नहीं लेते? रोहन ने चुटकी ली। राजेश खामोश हो गया। उसे लगा बेटे से बहस में उसका आईक्यू गिर जाता है। तू आया कैसे? क्या उन्होंने खुद छोड़ने को कहा? कहीं तूने कुछ वादा तो नहीं कर दिया? राजेश को दस्तावेज की चिंता सताने लगी। कोई पेपर साइन तो नहीं किया? वो बड़ा जाल है, उसमें फंसे तो पूरा परिवार खत्म। चिंता मत करो, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। लो पंथ के लोग बहुत ही समझदार निकले। मैंने उन्हें सच्चाई बताई, तर्क दिए, जिंदगी और सपनों पर बातें की। काफी मेहनत के बाद उन्होंने मान लिया और आपको छोड़ दिया। तू मजाक कर रहा है? राजेश का चेहरा अजीब हो गया। सच्चाई, तर्क, जिंदगी की बातें। लो पंथ से क्या वे इतने खाली हैं? उसे लगा बेटा उसे बेवकूफ बना रहा है। तो फिर उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? रोहन ने पलटकर कहा और राजेश को लेकर बाहर निकल पड़ा। वो जानबूझकर उन गलियों से नहीं गया जहां लाशें पड़ी थीं। खुद भी साफ कपड़े पहनकर ही राजेश के सामने आया था। जल्द ही वे लोहपंथ की सीमा पार कर चुके थे। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में वो पलटकर उस वीरान जगह को देखता रहा। अल्पविराम, उन्हें बाहर काव्या मिली। चाचा। काव्या ने उन्हें देख राहत की सांस ली। साथ ही अब वह रोहन को नए नजरिए से देखने लगी। काव्या, यहां आने की तकलीफ दी, माफ करना, राजेश ने कहा। चाचा, आप मुझसे औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? हम तो परिवार हैं। जो आदमी उनके साथ था अभी भी हैरान था। श्री राजेश का बेटा तो छुपा रुस्तम निकला। उसने सोचते हुए लोहपंथ की खामोशी पर नजर डाली और रोंगटे खड़े हो गए। रोहन अंदर गया था केवल आधे घंटे के लिए और वे लोग राजेश को छोड़ भी बैठे। श्री राजेश, हम आज रात शिवनगर रुकें या सीधा द्वारिका लौट चलें? उस आदमी ने पूछा। सीधे द्वारिका चलते हैं, राजेश ने बिना सोचे जवाब दिया। गाड़ी हाईवे पर दौड़ पड़ी। अल्पविराम। सुबह 6 बजे वे द्वारिका पहुंचे। गाड़ी सुखवाटिका कॉलोनी के बाहर रुकी। रोहन और राजेश नीचे उतरे। चाचा, मैं अब चलती हूँ। दादाजी को भी खबर दे देती हूँ, काव्या ने खिड़की से कहा। ठीक है, तुम थक गई होगी, आराम करो, राजेश ने सिर हिलाया। काव्या ने रोहन को हाथ हिलाकर कहा, भाई फिर मिलते हैं। हमारे परिवारों को और नजदीक आना चाहिए। ठीक है दीदी, सुरक्षित जाना, रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राजेश अब तक काव्या के बदले रवैये से चकित था। पहले काव्या रोहन को तिरस्कार से देखती थी। वो खुद को हर मामले में श्रेष्ठ समझती थी और रोहन हमेशा नाकारा समझा जाता। अब वही काव्या उससे इतनी आत्मीयता से बात कर रही थी। राजेश को गर्व और राहत दोनों हुई। घर पहुंचते ही दरवाजा खुला। रिया रात भर जागी थी। ड्राइंग रूम के सोफे पर बेसब्री से बैठी थी।
चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लीला आंटी भी उसके साथ थी, ताकि वो अकेली न महसूस करे। दरवाजा खुलते ही लीला आंटी ने चहक कर कहा, मैडम, श्री राजेश और छोटे साहब लौट आए। क्या? रिया ने सिर उठाया। राजेश को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजेश ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। पीठ थपथपाते हुए बोला, मैं आ गया। माफ करना, चिंता करवाए। मम्मी पापा, अब बंद भी करो ये इमोशनल सीन। देखो, मेरी रोंगटे जमीन पर गिर रहे हैं, रोहन ने ऊब कर कहा। रिया ने झेपते हुए खुद को अलग किया। बदमाश कहीं का, राजेश ने उसे घूरा। श्री राजेश, आप बैठिए, मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। लीला आंटी मुस्कुराते हुए रसोई की ओर बढ़ी। घर पर बुआ चेन ने नाश्ता तैयार किया। रोहन और उसका परिवार टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। क्या, हमारा बेटा एक मार्शल योद्धा बन गया है? रोहन के पिता ने हैरानी में अपने मुंह का निवाला लगभग गिरा ही दिया। उन्होंने उसकी मां को हैरत से देखा। अगर यकीन नहीं है तो अपने बेटे से खुद पूछ लो, मां ने कहा। बेटा, तुम्हारी मां मजाक कर रही है ना? पिता ने बिना पलक झपकाए रोहन को देखा। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली उठाई और उसकी नोक पर एक लौ जल उठी। हवा में शांति से जलती वह आग तीनों को दिख रही थी। पिता चौंक गए। ये तो शक्ति है, तुम वाकई एक मार्शल योद्धा बन गए हो। पर तुम इतने कम समय में मार्शल योद्धा कैसे बन गए? अभी तो तुम्हें अभ्यास शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। ये बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, इतनी कम अवधि में इतना बड़ा बदलाव। सबको पता था कि मार्शल आर्ट्स का रास्ता कठिन होता है। शुरुआती चरण तो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन असली चुनौती मार्शल योद्धा बनने की होती है। अब रोहन वह कदम पार कर चुका था। ये तो जैसे किसी ने सब बाधाओं को झूठा साबित कर दिया हो। पिता को अचानक उस आयरन फिस्ट गिरोह की खामोशी याद आई। क्या रोहन ने? पर छोड़ो, अब जब वह मार्शल योद्धा बन चुका है, तो उसे आम इंसानों की तरह नहीं देखा जा सकता। और वैसे भी, वो लोग गलत थे। अगर मैं कहूं कि एक बूढ़े गुरु ने मुझे मेरी अद्भुत प्रतिभा देखकर शिष्य बना लिया और एक गुप्त कला सिखाई, इसलिए मैं इतनी जल्दी प्रगति कर पाया, तो मानोगे? रोहन ने खाते हुए कहा। फिर से बकवास शुरू कर दी इसने, मां ने आंखें घुमाई। पिता चुप हो गए। उन्हें भी बेटे की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। तो फिर बस यही मान लो, मैं बेहद प्रतिभाशाली हूं, रोहन ने मजबूरी में कहा। सच में, मेरा बेटा तो जीनियस है, जैसा कि मेरी संतान होना चाहिए, पिता ने गर्व से सिर हिलाया। क्या मतलब तुम्हारी संतान? मैंने इसे जन्म दिया है, मां ने पलट कर कहा। मेरी शानदार वंश परंपरा के बिना हमारे परिवार में इतना होशियार बच्चा आता ही नहीं। रोहन उन्हें देखता रहा। दोनों अपने अपने पूर्वजों की तारीफों के पुल बांधने लगे। एक ने कहा कि उनके लिए परिवार में कभी एक महान अधिकारी हुआ करता था, दूसरा बोला कि उनके वंश में कोई सेनापति था। सच क्या है, कौन जाने? लेकिन रोहन को लगा कि सिस्टम को ये सब सुनकर जरूर गुस्सा आ रहा होगा। नाश्ते का माहौल हंसी ठिठोली वाला था। मां ने इसी बीच पिछले कुछ दिनों की कंपनी की बातें बताईं। वो बावजेकिंग, जब मैं सामने होती थी तो मुंह भी नहीं खोलता था। और जैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ, तुरंत कूद पड़ा और गड़बड़ शुरू कर दी। अब तो उससे हिसाब करना ही होगा। पिता कोई कमजोर इंसान नहीं थे। अब जब उन्हें सच में गुस्सा आया था, तो कंपनी में हलचल तय थी। और वो जिया गिरीन, मैंने उसे इतना ऊपर उठाया, हिस्सेदारी दी, और वो दूसरों से मिलकर कंपनी डुबाने में लगा था। ऐसा विश्वासघात। वो बात करते करते और ज्यादा नाराज हो गए। छोड़ो, ज्यादा गुस्सा मत करो। कम से कम हमारे बेटे ने सब संभाल लिया। उस वक्त सब डर के मारे चुप थे। अब हमें असली चेहरों का भी पता चल गया। किस पर भरोसा करना है, कौन बेईमान है, अब साफ हो गया। मां ने समझाया। सही कहा, अब वक्त आ गया है कंपनी को साफ करने का। ये लोग सालों से अपने रिश्तेदारों को भरते आ रहे हैं। अब बेकार लोगों को निकाल कर नए लोग लाएंगे। पिता ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद सभी आराम करने चले गए। पिछले कुछ दिनों से माँ बाप दोनों ठीक से नहीं सो पाए थे। अब शरीर जवाब देने लगा था। दोपहर में रोहन की नींद खुली। वह बिस्तर पर लेटा रहा, थोड़ी देर तक सोच में डूबा रहा। उफ, उसके मुंह से एक लंबी सांस निकली। इन दिनों इतना कुछ हो गया था कि चैन से आराम करने या बिना चिंता के शक्ति इकट्ठा करने का मौका ही नहीं मिला। वह उठा, पर्दा हटाया। धूप सीधे अंदर आई। उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसे याद आया, जब उसने आयरन फिस्ट के लोगों को मारा था, तब उसे कई गुण मिले थे। स्पिरिट तारांकन 3, एलाइटनमेंट तारांकन 1.5। अब उसकी एलाइटनमेंट 98.5 पर थी और स्पिरिट 95 पर। दोनों 100 के काफी करीब थे। रोहन उत्साहित हो गया। सोचने लगा, अगर ये दोनों 100 पर पहुंचे, तो क्या बदलाव आएंगे। बाकी तो ज्यादातर शक्ति और गति के गुण थे। उन लोगों की ताकत बस उतनी ही थी, सब मार्शल अनुयायी थे। ज्यादातर ने तलवार, चाकू या मुक्केबाजी जैसे बुनियादी कौशल अपनाए थे। और रोहन पहले ही उन सभी में दक्ष हो चुका था, इसलिए अब और गुण नहीं मिलते।
लेकिन एक बात ने उसे चौंकाया, लोगों को मारने से भी ब्लैंक एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। ब्लैंक एट्रीब्यूट तारांकन 8। हालांकि ये कम थे, पर फिर भी काम के थे। अब उसके पास कुल 35 ब्लैंक एट्रीब्यूट्स थे। उसने सोच विचार के बाद उन्हें बचाकर रखने का फैसला किया। बचपन से सिखाया गया है, बचत करना अच्छी आदत है। स्पिरिट और एलाइटनमेंट के लिए तो वह मानसिक अस्पताल और मार्शल अकादमी जाकर कुछ और अंक ले ही सकता था। बस कुछ ही बचे थे। वह फिर से अपनी पैनल स्कैन करके नीचे गया। माँ बाप उठ चुके थे। पापा, मम्मी, आप लोग जाग गए? थोड़ी देर और सो लेते, रोहन ने पूछा। अब उम्र हो गई है बेटा, ज्यादा देर सो नहीं सकते, पिता ने जवाब दिया। बुजुर्ग हो गए हो, रोहन ने चुटकी ली। चल हट, माँ ने कहा। मम्मी तो अभी भी जवान है, रोहन ने हंसते हुए कहा। तूने बुरा शब्द कितना आराम से बोल दिया। तुझ पर भरोसा नहीं, माँ ने उसे घूरा। रोहन चुप हो गया। उसने तो आदतन कह दिया था, लेकिन माँ ने पकड़ लिया। औरतों से बहस नहीं की जा सकती। पिता मन ही मन हंस दिए। अरे हाँ, तुम्हारा मार्शल परीक्षा का रिजल्ट तो आ गया होगा? पिता ने अचानक पूछा। पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जब रोहन मार्शल योद्धा बन ही गया है, तो परीक्षा तो मामूली बात लगती थी। अगर उसने टॉप नहीं किया, तो फिर उसके योद्धा बनने का क्या मतलब? आज ही आना चाहिए, रोहन ने कहा। क्या मतलब आना चाहिए? अगर पक्का नहीं है तो तुरंत अपने क्लास टीचर को कॉल करो, पिता बोले। ठीक है, मैं अपनी क्लासमेट से पूछता हूँ। उसने रिया को फोन किया और टाइम पूछा। पता चला, दोपहर को रिजल्ट आने वाला था। दीवार पर लगी घड़ी देखी, 11:48 बज रहे थे। 12 मिनट बाकी थे। माँ बाप दोनों बेसब्री से इंतजार करने लगे। ड्राइंग रूम में, बेटा, समय हो गया है। जल्दी से अपना परीक्षा पहचान नंबर डालो। रोहन के पापा घड़ी को एकटक देखते रहे। जैसे ही सेकंड की सुई 12 बजे पर पहुंची, उन्होंने रोहन को कहा। पापा, इतनी घबराहट की क्या जरूरत है? रोहन को समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने लैपटॉप खुला पड़ा था और स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला था। बस पहचान नंबर डालना बाकी था। अरे हटो, मैं करती हूँ। मम्मी ने रोहन को साइड किया और उसका पहचान पत्र लेकर नंबर डालने लगी। जानकारी जांचने के बाद उन्होंने सबमिट बटन पर क्लिक किया। भाषा 136, गणित 141, अंग्रेजी 143, स्तर जांच, चरम मार्शल शिष्य 1 स्टार सैनिक स्तर योद्धा वास्तविक मार्शल आर्ट्स लिखित परीक्षा 145/150, वास्तविक मुकाबला मूल्यांकन 100 जोड़ 2010। स्क्रीन पर ये परिणाम देखकर दोनों एक पल के लिए बोल ही नहीं पाए। फिर मम्मी ने फिर से लॉग आउट किया और दोबारा नंबर डालकर चेक किया। परिणाम वही था। पापा ने मम्मी की ओर देखा। एक बार फिर लॉगिन करो। इस बार मैं करता हूँ। मम्मी ने पहचान पत्र उन्हें दिया और सीट छोड़ दी। रोहन। दोनों ने 3 बार लॉगिन किया, लेकिन परिणाम नहीं बदला। बस करो अब, क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूँ? थोड़ा अच्छा क्या कर लिया, यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हें। रोहन ने आंखें घुमा लीं और खुद को बहुत आहत दिखाने की कोशिश की। पापा और मम्मी ने झेंपते हुए एक दूसरे को देखा। बेटा, हमें मत कोसो, तुम्हारे नंबर ही इतने चौंकाने वाले हैं। पापा बोले। और तुमने इतने अच्छे नंबर लाए कैसे? मैंने तो तुम्हें पढ़ते देखा ही नहीं। सच बताओ, पहले से पेपर मिल गया था क्या? मम्मी ने शंका से पूछा। अरे मम्मी, क्या मैं यूनिवर्सिटी के पेपर पहले से देख सकता हूँ? रोहन ने संयम से जवाब दिया। जब से मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की है, खासकर जब से योद्धा बना हूँ, मेरा दिमाग और तेज चलने लगा है। याददाश्त बहुत बढ़ गई है। 2 बार पढ़ूं तो सब याद हो जाता है। ये मेरी एक खासियत है, किसी को बताना मत। अगर किसी ने पकड़ लिया और रिसर्च के लिए मुझे काट डाला, तो तुम लोग अपने होनहार बेटे से हाथ धो बैठोगे। उसने जानबूझकर गंभीर लहजा अपनाया ताकि उसके माता पिता दूसरों से भी झूठ बोलने में साथ दें। हाय राम, कैसी बातें करता है तू? मम्मी ने माथा पीटा। वैसे मैंने सुना है ऐसा कुछ होता है। दिमाग तेज चलने लगता है जब आत्मिक शक्ति बढ़ती है। 2 साल पहले किसी की बेटी ने भी ऐसे ही सबको चौंका दिया था, पापा सोचते हुए बोले। आत्मिक शक्ति, रोहन ने दोहराया। उसे लगा शायद इसका संबंध उसकी स्पिरिट से हो। ये कुछ जादुई सा लगता है, मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन सुना है कुछ लोग जन्मजात इस ताकत के साथ आते हैं। पापा बोले। तो मतलब हमारे बेटे का मामला इतना अनोखा भी नहीं है। शायद ये वही खासियत है। मम्मी ने राहत की सांस ली। हाँ, लेकिन जब तक पूरी तरह पक्का न हो जाए, किसी को न बताएं। रोहन को खुद संभालने दो ये बात, पापा बोले। मम्मी ने सहमति में सिर हिलाया और स्क्रीन की ओर देखकर मुस्कुराई। हमारा बेटा तो सबको चौंका देगा। और चौंकाना भी चाहिए। मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरा बेटा किसी से कम नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन है। पापा ने गर्व से कहा, पर हमें ये जरूर बताना होगा कि रोहन बहुत मेहनती है। तभी लोग मानेंगे। हाँ, वरना कोई सच में पकड़कर रिसर्च के लिए काट न दे।
अभी तो इसका दिमाग तेज हुआ है, यूं ही चला जाएगा तो अफसोस होगा। मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। रोहन, उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पापा मम्मी खुशियों में खोए हुए थे। बेटा, ये स्तर जांच और वास्तविक मुकाबले वाले नतीजों का क्या मतलब है? पापा ने पूछा। स्तर जांच में मैंने सिर्फ चरम शिष्य की ताकत दिखाई, लेकिन मुकाबले में असली शक्ति दिखाई, जो एक योद्धा की थी। राज्यपाल जी ने देखा, शायद इसलिए इसको में ब्रैकेट में जोड़ा गया है, रोहन ने बताया। तुमने राज्यपाल से मुलाकात की? पापा चौंक गए। हाँ। हे भगवान, तुम्हारा रुतबा तो मुझसे भी बड़ा हो गया। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं। पापा, आपकी पहुंच बहुत छोटी है। चलो कभी बाहर घुमा दूं। रोहन ने उनके कंधे पर हाथ रखा। हट बदतमीज, बाप का मजाक उड़ाता है। पापा ने झिड़कते हुए उसका हाथ हटाया। अच्छा, ये मुकाबले में एक्स्ट्रा 20 नंबर कैसे मिले? शायद इसलिए क्योंकि मैंने एक स्टार बीस्ट को मार गिराया था। रोहन ने अंदाजा लगाया। स्टार बीस्ट? दोनों एक साथ चौंक गए। मुकाबले में ये कहां से आ गया? एक हादसा था, रोहन ने हल्की हंसी के साथ पूरी बात बताई। हे भगवान, कितने बच्चों की जान गई होगी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मम्मी ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं मम्मी, देखो तो सही, सब एकदम ठीक है। वो बस एक हादसा था। पिछले सालों में कभी किसी की जान नहीं गई, बस चोट लगी। तो ठीक है, पापा ने राहत की सांस ली। तभी रोहन का फोन बजा। कॉल लीनू का था। हेलो क्लास मॉनिटर, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? रोहन, पास हो गई। मुझे असली मुकाबले में 80 अंक मिले। 80 अंक? यकीन है तुम्हें? लीनू की आवाज में खुशी छलक रही थी। रोहन ने उसे कभी इतनी उत्साहित नहीं देखा था। रोहन भी चौंक गया। लीनू ने सिर्फ 5 म्यूटेंट बीस्ट मारे थे, उनमें से 4 तो बेहद कमजोर थे। सिर्फ एक मिड लेवल थी। वो भी पूरी तरह अपने दम पर नहीं मारी थी, थोड़ी चालाकी की थी। लेकिन फिर भी इतने अच्छे नंबर आए। लगता है कि सिर्फ मारे गए बीस्ट की संख्या ही नहीं, और भी बातें देखी जाती हैं। रोहन को रिया के लिए खुशी महसूस हुई। मार्शल आर्ट्स कोर्स में दाखिला लेना ही उसका सपना था। उसके अंकों से तय था कि वो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जरूर जाएगी। बाकी विषयों में कितने आए? रोहन ने पूछा। हिंदी 138, गणित 143, इंग्लिश 146, मार्शल आर्ट्स थ्योरी 148। हे भगवान, तूने चीटिंग की है क्या? रोहन हैरान था। रिया के नंबर उससे भी ज्यादा थे। उसने तो थोड़ा बहुत चीट भी किया था, लेकिन फिर भी रिया उससे बराबरी कर रही थी। अगर वो कोई बग नहीं थी, तो और क्या? रिया थोड़ी चुप हो गई, लेकिन रोहन के चेहरे की हैरानी देखकर वो मन ही मन थोड़ी खुश हुई। तुम्हारे कितने आए? रिया ने पूछा। हिंदी 136, गणित 141, इंग्लिश 143, मार्शल आर्ट्स थ्योरी 145। रिया की आंखें खुली रह गईं। कुछ देर बाद बोली, चीटर तो तुम हो। वो सोच रही थी कि वो थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो रोहन से ज्यादा नंबर लाकर थोड़ा गर्व कर सकेगी। लेकिन अब तो मामला उल्टा हो गया था। तुमने पढ़ाई की कब थी? तुम्हें तो कभी सीरियस नहीं देखा। इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? रिया ने शक से पूछा। मैं तो जीनियस हूँ, रोहन ने बेशर्मी से जवाब दिया। जीनियस नहीं, तुम तो राक्षस हो। रिया ने कहा। इसे मैं तारीफ समझता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल में कितने आए? रिया ने उत्सुकता से पूछा। फुल मार्क्स। तुम सच में राक्षस हो। प्रैक्टिकल में भी फुल मार्क्स? रोहन, तुम सच में चौंका देते हो। उसके ऊपर 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिले, रोहन ने जोड़ा। रिया की बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, एक्स्ट्रा पॉइंट्स? और वो भी 20? क्या करें, टैलेंट छुपाया नहीं जाता। एग्जामिनर ने मजबूर होकर दे दिए, रोहन ने मासूमियत से कहा। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। रिया ने झुंझलाकर फोन काट दिया। वो अपने अच्छे रिजल्ट को किसी से शेयर करना चाहती थी, लेकिन उसके बदले उसे सिरदर्द ही मिला। रोहन ने जैसे ही फोन रखा, वो फिर बजा। हा, रोहन, गैस कर मैं प्रैक्टिकल में कितने लाया? फोन उठाते ही यश की बतख जैसी हंसी सुनाई दी। 65, रोहन ने अंदाजे से कह दिया। अबे, तुझे कैसे पता चला? यश चौंक गया। रोहन भी चौंक गया कि उसका अंदाजा एकदम सही बैठा। 65 में इतना खुश क्यों हो रहा है? रोहन ने चिढ़ाते हुए कहा। भाई, जिसे दर्द होता है वही समझता है। मैं तो मार्शल आर्ट्स कोर्स में आ गया, बस यही काफी है। तुम्हारा क्या स्कोर था? जब रोहन ने बताया, यश चुप हो गया। बॉस, तुम महान हो। मैं चलता हूँ, बीप बीप बीप। सीधा कॉल काट दिया। तुलना में हमेशा कोई ना कोई घायल होता है। रोहन ने फोन नीचे रखा ही था कि उसकी मालता ने पूछ लिया, पहले वाला कॉल किसी लड़की का था? वो चौंक गया। मेरा टेबल बड़ी थी। क्या वही लड़की जिसके लिए तुम्हारे पापा ने मिस्टर फंसे से बात की थी? रिया, बहुत सुंदर और होशियार है। रोहन समझ गया, मुसीबत आने वाली है। हाँ माँ, नाम रिया है। नाम भी प्यारा है। लग रहा है तुम दोनों की दोस्ती अच्छी है। अरे माँ, इतने सालों से टेबल बड़ी हैं, अच्छी दोस्ती होना तो नॉर्मल है। ठीक है बेटा, कभी उसे घर बुलाओ।
मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। लता मुस्कुराई, जैसे कोई योजना बना रही हो। तभी फिर फोन बजा। बाय जतिन, और बाकी दोस्तों ने कॉल करके रोहन को बधाई दी। सबने मिलकर मिलने और सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। रोहन ने हामी भर दी। कई कॉल्स के बाद उसने लंबी सांस ली। उसके पापा शंकर बोले, अब परीक्षा खत्म हो गई है, तो दोस्तों से मिलो, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अब तुम सोचो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। तुम्हारे नंबर तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं। अभी सोचा नहीं है। वैसे हमारी डोंगई यूनिवर्सिटी भी देश की तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है और घर के पास भी है, रोहन ने कहा। मिलिट्री एकेडमी के बारे में सोचा? शंकर ने पूछा। बहुत ज्यादा बंधन होते हैं वहां, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, रोहन थोड़ा हिचकिचाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लता ने दरवाजा खोला तो सामने प्रिंसिपल यादव और मिस्टर फंसे खड़े थे। अरे, आप लोग? लता हैरान थी। हमारा टॉपर तुम्हारा बेटा निकला है, तो बधाई देने आए हैं, प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या रोहन टॉपर बना है? लता खुशी से उछल पड़ी। शंकर भी फौरन खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। बिना बताए आ गए, माफ कीजिए, मिस्टर फंसे बोले। उनके पीछे स्कूल के कई और अधिकारी भी थे, जैसे किसी उत्सव में आए हों। प्रिंसिपल यादव, मिस्टर फंसे, रोहन ने नम्रता से उन्हें नमस्ते किया। रोहन, जरा जाकर किचन की अलमारी की तीसरी परत से मेरी चाय की पत्ती ले आ, शंकर बोले। आपका बेटा बहुत होनहार है, प्रिंसिपल यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय जल्दी ही परोसी गई। राकेश, स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों से हल्की फुल्की बातचीत में लगा था, जबकि रोहन एक तरफ उबा हुआ बैठा था। वातावरण हल्का फुल्का और गर्मजोशी भरा था। प्रिंसिपल यादव और बाकी अधिकारी इस बार अपने सख्त और गंभीर चेहरे लेकर नहीं आए थे। सब मुस्कुरा रहे थे और रोहन की तारीफों के पुल बांध रहे थे, कभी उसकी प्रतिभा की, कभी उसके व्यक्तित्व की, तो कभी उसके उज्ज्वल भविष्य की। बातचीत के बाद प्रिंसिपल यादव ने रोहन से पूछा, रोहन, क्या तय किया है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, राकेश ने मुस्कुराकर कहा। अभी नहीं सोचा, रोहन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, सोच लो। तुम्हारे नंबरों के साथ तो देश की कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए खुली है। अगर कुछ समझ में ना आए तो स्कूल के शिक्षकों से पूछ लेना, सब बहुत अनुभवी हैं, यादव बोले। ठीक है, धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, रोहन ने जवाब दिया। यादव मुस्कुराए, तुम्हें उस इनाम की याद है जो मैंने पहले बताया था? रोहन की आंखें चमक उठी। बिल्कुल याद है। शरारती हो तुम भी। यादव ने हंसते हुए उसे देखा, फिर टेबल पर 3 चीजें रखीं। एक छोटा काला पाउच, एक छोटी जड़ी बूटी जैसी बोतल, और एक हथेली जितना छोटा डिब्बा। रोहन ने ध्यान से तीनों चीजों को देखा। यादव बोले, खोलो और देखो। रोहन ने पहले काला पाउच खोला। अंदर अंगूठे जितने आकार के 10 बर्फीले नीले क्रिस्टल थे, जो रोशनी में चमक रहे थे। ये ऊर्जा पत्थर हैं, तुम्हारे लिए खास मंगवाए गए हैं। तुम बर्फ तत्व के योद्धा हो, इसलिए ये 10 पीले स्तर के निम्न श्रेणी के बर्फ तत्व ऊर्जा पत्थर तुम्हारे अभ्यास और जरूरतों के लिए हैं। राकेश और सुनीता ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। अब तक तो वे रोहन को अग्नि तत्व का योद्धा समझते थे, पर यह सही समय नहीं था सवाल पूछने का, इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा दबा ली। बहुत ध्यान रखा आपने, रोहन के मुंह से निकल पड़ा। अब उसने जड़ी बूटी वाली बोतल खोली। अंदर से 3 गहरे नीले रंग की गोलियां निकलीं। हाथ में लेते ही ठंडी खुशबू से मन तरोताजा हो गया। ये बर्फ तत्व की आध्यात्मिक गोलियां हैं, उच्च गुणवत्ता की निम्न श्रेणी की। अभ्यास में सहायक होंगी, यादव ने बताया। एक और बर्फ तत्व की चीज। रोहन समझ गया कि यादव ने सच में उसके लिए विशेष तैयारी की थी। भले ही ये इनाम थे, पर अब वो एक एहसान भी बन गए थे। अगर तुरंत उपयोग न हो तो इन्हें बोतल में ही रखना, ताकत नष्ट न हो, यादव ने कहा। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और गोलियों को वापस बोतल में रख दिया। अब बचा था वो छोटा काला डिब्बा। ये वही रहस्यमय उपहार था जिसकी बात यादव ने की थी। रोहन को पहले 2 इनामों से ही संतोष था, पर अब तीसरे की उत्सुकता बढ़ गई थी। डिब्बा खोलते ही उसमें एक चमकता हुआ काला पत्थर दिखा, जिससे हड्डी तक ठंडी लहर फैल रही थी। ये क्या है? रोहन ने पूछा। डार्क आई स्टोन, यादव ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई खजाना बता रहे हों। पर वहां मौजूद किसी ने भी इसका नाम नहीं सुना था। यादव ने हल्की हंसी के साथ समझाया, ये बर्फ तत्व का दिव्य खजाना है। हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। मुझे ये संयोग से मिला था और तुम बर्फ तत्व के योद्धा हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। पर ये बहुत छोटा है, रोहन ने धीरे से कहा। यादव ने खांसते हुए सफाई दी, मेरे पास बस यही छोटा टुकड़ा है। लेकिन इसे अन्य धातुओं के साथ मिलाकर हथियार की गुणवत्ता को बहुत ऊंचा किया जा सकता है। रोहन ने पत्थर को ध्यान से देखा। इसकी उपयोगिता संदिग्ध लग रही थी। एक अधूरा टुकड़ा किसी संपूर्ण हथियार में कितनी भूमिका निभा पाएगा, इसमें शक था। इसके साथ कोई संगत धातु मिलाना आसान नहीं होगा। हथियार निर्माण में सभी तत्वों का मेल जरूरी होता है।
यादव ने देखा कि रोहन कुछ सोच में डूबा है तो बोले, अगर तुम्हें पसंद न हो तो मैं बदल सकता हूँ। रोहन मुस्कुराया, नहीं, मुझे पसंद है, मैं इसे रखता हूँ। वो पत्थर उसने संभाल कर रख लिया। यादव की मेहनत दिख रही थी। एक छात्र के लिए उन्होंने खुद ये सब जुटाया था। रोहन मन ही मन आभारी था। यादव अब पूरी तरह संतुष्ट दिखे। इनाम केवल प्रशंसा नहीं थे, ये एक तरह का निवेश भी थे। जब ये बच्चे भविष्य में ऊंचाइयां छुएंगे तो शायद कभी अपने पुराने स्कूल को याद कर लौटें। यादव जानते थे कि अगर उन्होंने रोहन जैसे छात्र को न पहचाना तो बाद में पछताना पड़ेगा। रोहन अब एक योद्धा बन चुका था। उसका भविष्य असीम संभावनाओं से भरा था। चलो, मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं चलता हूँ। यादव उठे। थोड़ा और बैठिए ना, राकेश ने आग्रह किया। नहीं, स्कूल के कुछ काम हैं जो मुझे निपटाने हैं, यादव ने विनम्रता से कहा। राकेश उन्हें और अन्य शिक्षकों को दरवाजे तक छोड़ने गया। कार में बैठते हुए जब वे निकल गए तो राकेश कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, उसकी आंखों में मिले जुले भाव थे। राकेश दरवाजे पर खड़ा था जब उसने प्रिंसिपल यादव और बाकी स्कूल अधिकारियों को विदा किया। भीतर बहुत सारे भाव उमड़ रहे थे। ऐसे खड़े क्यों हो जैसे अब चैन से मर सकते हो? सुमन ने पीछे से झांकते हुए पूछा। राकेश ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ नहीं बोला। चुपचाप ड्राइंग रूम में चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा कि रोहन मेज पर रखे इनामों को गौर से देख रहा था। राकेश ने कहा, ये सामान तो बहुत खास लग रहे हैं। लगता है इस बार प्रिंसिपल ने दिल से मेहनत की है। सुमन गर्व से बोली, अगर हमारा बेटा काबिल न होता तो भला कौन इतना कीमती सामान देता। रोहन ने उनके घमंड को अनदेखा कर दिया। बेटे होने के नाते वो जानता था कि उन्हें इन छोटी खुशियों से वंचित नहीं करना चाहिए। उसने मेज पर रखी तीनों चीजों को देखा, खासतौर पर उस डिब्बे में रखे काले पत्थर को। प्रिंसिपल यादव ने कहा था कि यह बेहद कीमती है, लेकिन उसकी असली कीमत क्या थी, ये स्पष्ट नहीं था। उसे मन ही मन लगा कि उसे इसके बारे में जानना पड़ेगा, या तो खुद से रिसर्च करके या फिर किसी जानकार से पूछकर। उसने काला पत्थर रख लिया। अब परिवार के तीनों लोग एक साथ बैठकर खाना खा पाए। उधर झांसी में लोहे के पंजे वाला गिरोह पूरी तरह से मिट चुका था। ये खबर अब छुपी नहीं रह पाई। जो सदस्य बाहर कारोबार के सिलसिले में निकले थे वही बचे थे। जब वे मुख्यालय लौटे तो दरवाजा खुला था और भीतर सन्नाटा था। और फिर उन्होंने वो मंजर देखा जो जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकेगा। हर जगह लाशें थीं, डर से सनी आंखें, जैसे किसी ने उन्हें तड़पाकर मारा हो। जो बचे थे वो दहल उठे। कुछ ने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन सारे कैमरे तबाह थे। कोई सबूत नहीं बचा था। नकदी और कीमती सामान भी लापता थे। गिरोह अब एक खोखला ढांचा रह गया था। वो बंधक शायद किसी ने बचाया, क्या उसका ही आदमी था? एक ने कहा, चाहे जो भी हो, हमारे सारे वरिष्ठ योद्धा मारे गए हैं। अब हम पहले जैसी ताकत फिर से कैसे पाएंगे? दूसरे ने कांपते हुए कहा, अब जब ये खबर फैलेगी, हमारे दुश्मन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो राजधानी दिल्ली से आए लोग कहाँ हैं? उनके पास तो एक योद्धा था। अगर ये सब बंधक के लोगों ने किया है तो हमारी तबाही का कारण वही है। तू क्या बदला लेने जाएगा? एक ने ताना मारा। चलो भाग चलें। अब लोहे के पंजे वाला गिरोह रहा ही कहाँ? किसी ने कहा। बाकी सबकी नजर उस पर गई। वो झेंपकर बोला, बस यूं ही कह दिया, घूरो मत। चलो निकलते हैं। हाँ, अब निकलना ही सही है। अलविदा सबको, उम्मीद है फिर कभी ना मिलें। सब भाग खड़े हुए, बिना कोई झिझक दिखाए। सिर्फ वही लड़का खड़ा रह गया जो ये सुझाव लाया था। झांसी के एक आलीशान होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, लोहे का पंजा गिरोह अब नहीं रहा। उसके सामने एक 20-22 साल का नौजवान बैठा था, नहाने के बाद बाथरोब में, हाथ में वाइन का ग्लास। वो बोला, ओह, मैं खुद वहां गया था। सबको एक ही झटके में खत्म कर दिया गया। बड़े स्तर के योद्धा भी। गिरोह का सरगना भी नहीं बचा। वहां आग के निशान मिले हैं। योद्धा, आग तत्व वाला योद्धा, युवक ने भौहें चढ़ाकर पूछा और ग्लास एक ही घूंट में खाली कर दिया। मुझे भी यही लगता है, उस अधेड़ ने जवाब दिया। उब गया हूं। चलो वापस दिल्ली चलते हैं। बाकी सब कोई और देख ले। आप कुछ करेंगे नहीं? अधेड़ ने पूछा। कहा ना, दिल्ली चल रहे हैं। युवक का स्वर सख्त हो गया। जी। इधर रोहन को झांसी में हो रही घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। लोहे के पंजा गिरोह के सरगना से उसे ये पता चल गया था कि राकेश को अगवा करने वाले लोग राजधानी से हैं। पिछली जिंदगी में भी रोहन के परिवार को नष्ट करने वाले लोग राजधानी से ही थे। समय कुछ अलग था, मगर इरादा और ताकत वही थी। ये योद्धाओं का दौर था और सामने वाला पक्ष बहुत ताकतवर था। उनके पास कोई योद्धा होना स्वाभाविक था। पर अब रोहन ही वो बदलाव था। अब वो मार्शल आर्ट्स परीक्षा का टॉपर था। राज्यपाल तक उसका नाम जानते थे। कोई भी अब उसके परिवार को यूं ही खत्म नहीं कर सकता था। वरना अगले दिन की सुर्खियां होती, डोंगई के टॉपर को मार डाला गया।
ये सिर्फ डोंगई नहीं, पूरे देश की कानून व्यवस्था पर चोट होती। इसलिए फिलहाल उसका परिवार सुरक्षित था, पर छिपकर वार करने से कोई रोक नहीं सकता था। नियमों के अंदर रहकर हमला किया जा सकता था, लेकिन राकेश और उसके पिता व्यापार की दुनिया के घाघ खिलाड़ी थे। वे खाली हाथ बैठने वालों में नहीं थे। रोहन को अब कंपनी की फिक्र नहीं करनी थी। उसे अब बस खुद को मजबूत बनाना था ताकि एक ही बार से दुश्मनों का काम तमाम कर सके। जो बात वो समझ नहीं पाया, वो ये थी कि उनके परिवार ने ऐसे ताकतवर लोगों का क्या बिगाड़ा था। जब उसने राकेश से पूछा तो वो भी हैरान था। उसे अगवा क्यों किया गया, उसे भी नहीं पता था। इस वक्त रोहन अपने दोस्तों अजय, श्वेता और हेमंत से एक शांत बार में मिला। मेज पर बियर, जूस और स्नैक्स थे। सब हंसी मजाक कर रहे थे। अजय अचानक चिल्लाया, मार्शल आर्ट्स का टॉपर। तीनों रोहन को हैरत से घूरने लगे। उन्हें बस इतना पता था कि उसका रिजल्ट अच्छा था, लेकिन अब जाकर मालूम हुआ कि वो तो टॉपर निकला। थोड़ी देर तक कोई कुछ कह नहीं पाया। रोहन इस तरह की प्रतिक्रिया का आदी हो चुका था। हर कोई पहली बार यही करता था। उसने मन ही मन सोचा, क्या विफलता ही मेरी किस्मत थी। शुक्र है कि सिस्टम ने उसे छोड़ नहीं दिया। उसने चुपचाप स्नैक्स खाना शुरू कर दिया। बाकी तीनों अभी भी स्तब्ध थे। कुछ मिनट बाद वे होश में लौटे। बधाई हो भाई, अजय ने अजीब से स्वर में कहा। पहले सब निकम्मे और बिगड़े अमीर बच्चे कहलाते थे। अब रोहन तो जैसे आकाश में उड़ गया था। अजय को चुभन हुई। क्या हुआ जो सब साथ में फेल नहीं हुए? क्या अब खेल मजेदार नहीं रहा, या शराब फीकी पड़ गई? वो खुद को ही कोसने लगा। अकेलेपन की काली छाया उसके चारों ओर फैल गई। रोहन, श्वेता, हेमंत, राहुल थोड़े समय से बहुत चुपचाप था। वह अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह 1 साल और तैयारी करेगा और मार्शल आर्ट्स की सही तरह से प्रैक्टिस करेगा। अगले साल के एग्जाम में उसे जरूर पास होना है। वह इस बात से दुखी नहीं था कि रोहन पास हो गया। बस थोड़ा ईर्ष्या हो रही थी। असल में उसने पहले से ही यह अनुमान लगा लिया था। आखिर रोहन ने पहले ही उन्नत स्तर के मार्शल आर्ट्स शिष्य जैसी क्षमता दिखा दी थी। पर इस बार रोहन के नंबर इतने अच्छे आए कि राहुल खुद की काबिलियत पर शक करने लगा। जहां कभी दोनों बराबरी पर थे, अब एक को साल दोहराना पड़ रहा था और दूसरा कॉलेज में दाखिल हो चुका था। फिर भी राहुल को उम्मीद थी कि वह कभी न कभी रोहन के बराबर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर रोहन जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया तो चाहे राहुल कितनी भी मेहनत कर ले, बराबरी नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वह निराश हो गया। भाई रोहन, तू तो सच में अजूबा है। मैं तेरे सामने खुद की तुलना करने की हिम्मत नहीं करता, राहुल ने लंबा घूंट भरते हुए कहा। ऐसे मत सोच, अगर तुलना नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि जीत नहीं सकता? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल को लगा रोहन उसे दिलासा दे रहा है और वह थोड़ा खुश हो गया, लेकिन तभी रोहन ने जोड़ा, तुलना के बाद ही तो पता चलेगा कि हार पक्की है। राहुल, दिलासा देना है या चोट पहुंचानी है? दोस्ती बची है या खत्म समझून? सच्चे दोस्त ही सच बताते हैं। यकीन मान, जिंदगी अभी हालातों से समझौता है, आगे चलकर किस्मत से भी समझौता करना पड़ेगा, रोहन बोला। छी, प्रिया ने जूस पीते हुए जोर से थूका। यश को जूस निगलते वक्त खांसी लग गई। भाई रोहन, कहावत तो ये है कि जिंदगी सिर्फ हालात से समझौता नहीं, उसमें कविता और भविष्य भी होता है, प्रिया ने आंखें घुमाई। मैं राहुल को समझा रहा हूँ। जिंदगी में बहुत झटके मिलते हैं, इन्हें झेलने की आदत डालनी चाहिए। शुरू में लगेगा, पर धीरे धीरे सब सहने की आदत हो जाएगी, रोहन ने कहा। राहुल का मन भारी था। वह बेचैन हो रहा था। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई, मेरी दीदी जल्दी ही लौट रही है। क्या? रोहन का चेहरा एकदम बिगड़ गया। वह जैसे डर गया हो। राहुल ने शरारती मुस्कान दी। दीदी रुचि वापस आ रही हैं? प्रिया ने चौंक कर पूछा। वो चुड़ैल, रोहन ने दांत पीसते हुए कहा। रुचि राहुल की बड़ी बहन थी। रोहन और वह बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन रोहन की यादें अच्छी नहीं थीं। जिस किसी की भी पैंट उतरवा कर बचपन में उसकी नाक में उंगली घुमाई गई हो, वो कैसे भूलेगा? अब तो बस उससे जितना दूर रह सके उतना अच्छा। भाई रोहन, मेरी दीदी तेरा जिक्र करती रहती है। कह रही थी कि आते ही तुझे घसीट कर मिलने ले जाएंगी, राहुल बोला। प्रिया और यश हंसी रोक नहीं पाए। रुचि कभी किसी से इतना अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, बस रोहन को छोड़कर, हालांकि वह हमेशा उसे तंग करती थी। रोहन का चेहरा हरा पड़ गया। मैं फ्री नहीं हूं, उसे बोल देना, अगर जरूरी काम ना हो तो मुझसे मिलने ना आए। मैं क्या कर सकता हूं? अगर वह सीधे तेरे घर आ जाए तो? राहुल ने कंधे उचकाए। बाप रे, रोहन ने माथा पकड़ा। मेरे पास बाप नहीं, दीदी है। राहुल हंस पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी खुददारी वापस आ गई हो। प्रिया और यश हंसी से लोटपोट हो गए। रोहन को घबराते देखना बहुत कम होता था। थोड़ी देर के बाद प्रिया ने पूछा, सुनने में आया है कि रुचि दीदी अब उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट्स शिष्या बन गई हैं। क्या अब वह ब्रेक थ्रू पर हैं?
15 दिन पहले वो मार्शल वॉरियर बन चुकी हैं, राहुल ने गर्व से कहा। अब की बार जब वो लौटेंगी तो मैं उनसे खुद को ट्रेन करवाना चाहता हूँ। उन्नत स्तर की उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्य स्तर का शिष्य तो बन ही सकता हूँ। मार्शल वॉरियर। रोहन चौंका। उसकी यादें तो पिछली जिंदगी की थीं। उसे अंदाजा नहीं था कि रुचि इस जीवन में इतनी ताकतवर बन जाएगी। अब तो और भी मुश्किल हो गई है। हालांकि मन में डर था, फिर भी उसने कहा, अगर एक मार्शल वॉरियर तुझे ट्रेन कर रही है और तेरे घरवाले भी सपोर्ट कर रहे हैं तो 1 साल में तेरा मध्य स्तर तक पहुंचना तय है। उम्मीद है। पापा को जब पता चला कि मैं मार्शल आर्ट्स करना चाहता हूं तो वो इतनी खुशी से झूम उठे कि सारी रात सो नहीं पाए। उन्होंने अपने गुप्त पैसे तक मुझे देने का फैसला कर लिया। रोहन ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, अंकल तो कमाल के निकले। आंटी की आंखों के नीचे भी बचत छुपाकर रखी हुई है। खख, हंसने की जगह ढूंढ ले यार, राहुल हंसते हुए बोला। राहुल, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। जब रुचि दीदी आ जाएं, तो क्या मुझे भी सिखाने को कहोगे? यश ने उत्साह से पूछा। छोटी सी बात है, सीधे मेरे घर आ जाया कर, राहुल बोला। प्रिया चुपचाप सब देखती सुनती रही। उसे थोड़ी उदासी हो रही थी। राहुल को भी अब एक लक्ष्य मिल गया था। लेकिन वो, रोहन अब यूनिवर्सिटी में जाएगा और यकीनन बहुत ऊंचाइयां छुएगा। क्या वो सिर्फ उसे दूर से उड़ते हुए देखती रहेगी? प्रिया खुद से सवाल करने लगी। वह चुप रह गई। डॉट डॉट डॉट। रात काफी देर तक बातें होती रहीं। रोहन जब घर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। नहाकर सीधा बिस्तर पर गया। उसका स्पिरिट लगभग 100 तक पहुंच चुका था। अब वह फिर से मानसिक अस्पताल जाकर कुछ और एट्रीब्यूट्स लेने की सोच रहा था। लेकिन दिन में वहां जाना मुश्किल था। उसे आधी रात के बाद ही चुपचाप घुसना पड़ता। हालांकि अब एग्जाम खत्म हो गया था तो वह कुछ दिन आराम करना चाहता था। अस्पताल भागा नहीं जा रहा। अगली सुबह वह यूनिवर्सिटी टाउन वाले अपने किराए के मकान पहुंचा। कौए का अंडा वैसा ही पड़ा था। फूटने के कोई संकेत नहीं थे। उसने पेट शॉप वाली खूबसूरत दीदी लू शिखा को वेचेट पर मैसेज किया। लू शिखा, ये सामान्य है। चिंता मत करो, अब फोर्स के प्रभाव से अंडे वाले जीवों का विकास चक्र काफी लंबा हो गया है। रोहन ने सोचा, जब सामान्य जानवरों का ये हाल है तो स्टार बीस्ट का अंडा तो और धीमे फूटेगा। उसने अंडे को समय देने का फैसला किया। रोहन, ठीक है, धन्यवाद। लू शिखा, मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। अगर तुमने उस दिन मेरी मदद न की होती तो शायद मैं बुरी तरह घायल हो जाती। फिर कुछ सोचकर उसने अगला मैसेज भेजा। लू शिखा, क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाना चाहती हूँ। रोहन, इसकी जरूरत नहीं है। कोई और होता तो वही करता। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर वो जान जाती कि वह कौवा उसी की वजह से डोंगहाया आया था और जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ वही था। लू शिखा, जरूरत है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं हमेशा खुद को दोष देती रहूंगी। इस बार उसका स्वर गंभीर था। रोहन, ठीक है, तुम टाइम और एड्रेस भेज दो। कैजुअल मीटिंग होनी चाहिए, ज्यादा खर्चा मत करना। उसे मजबूरी में मानना पड़ा। लेकिन मन में सोचा, चलो, जब खूबसूरत दीदी बुला ही रही है तो नज़ारे भी देख लिए जाएं। लू शिखा, पक्का। फिर तय रहा। उसने झटपट एड्रेस और टाइम भेज दिए। लगता था पहले से तय था। येदा प्लाजा। रोहन ने देखा, टाइम और जगह ठीक है। उसने जवाब दिया, मैं समय पर आ जाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर में विकास तय समय पर येदा प्लाजा की चौथी मंजिल पर स्थित एक सी फूड बुफे रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कि पलक उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। वह मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ गया। इतनी जल्दी आ गई? विकास ने पूछा। मैं पार्टी दे रही हूं तो मुझे पहले आना ही चाहिए था, पलक ने मुस्कुराते हुए बालों को पीछे किया। तुम ज्यादा ही औपचारिक हो रही हो। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। तुमने मेरी मदद की है अंडों की हैचिंग के बारे में जानकारियां देकर। आगे भी मुझे तुमसे मदद लेनी पड़ेगी। चलो अब ये धन्यवाद देना बंद करो। कुछ पूछना है तो पूछो। पहले खाना देख लेते हैं, पलक ने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने कुछ डिश ऑर्डर की। रेस्टोरेंट की सर्विस तेज थी। एक के बाद एक डिश आने लगी। विकास और पलक खाने के साथ बातचीत करते रहे। अचानक विकास ने कुछ सुना और पूछा, तुम म्यूटेटेड बीस्ट्स और स्टार बीस्ट्स के बारे में जानती हो? हाँ, अब पेट्स का बिजनेस इतना आसान नहीं रहा। लोग अब अलग और हाई क्लास दिखना चाहते हैं, इसलिए म्यूटेटेड बीस्ट्स पालने लगे हैं। मुझे भी उस हिसाब से चीजें तैयार रखनी पड़ती हैं, पलक ने कहा। यह आसान नहीं है। ये बीस्ट्स खतरनाक होते हैं और तुम तो आम इंसान हो। संभालना मुश्किल होगा, विकास ने मैं सिकुड़ते हुए कहा। मुझे पता है, इसलिए मैं सिर्फ छोटे और बच्चों वाले म्यूटेटेड बीस्ट्स ही रखूंगी। अगर बचपन से ट्रेनिंग दी जाए तो ज्यादातर वफादार बन जाते हैं, पलक ने जवाब दिया। कुछ तो जन्म से ही हिंसक होते हैं। सावधानी रखना, विकास ने बस याद दिलाया। ध्यान रखूंगी, पलक मुस्कुराई। दोनों ने खाना खत्म किया। अब वे केवल परिचित नहीं बल्कि दोस्त जैसे हो गए थे।
अब विकास को पलक से इंक्यूबेशन से जुड़े सवाल पूछना सहज लगने लगा था। रुकते समय उसने कहा, अगर कभी मदद चाहिए हो तो बेहिचक कहना। ठीक है, फिर मैं झिझकूंगी नहीं, पलक हंस दी। उसने विकास की ताकत देख ली थी और समझ गई थी कि यह रिश्ता उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोनों अलग हुए और विकास घर लौट आया। लेकिन घर का माहौल बदला हुआ था। दक्षिणापुर की 3 सबसे बड़ी मार्शल आर्ट्स अकेडमियों के प्रधान अभी उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। राजीव और मीना एक तरफ चुपचाप बैठे थे, दोनों असहज नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। ये प्रधान न सिर्फ शक्तिशाली थे, बल्कि शहर की सत्ता के ऊपरी तबके में आते थे। विकास के परिवार की हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। इसलिए राजीव दुविधा में थे। किसी को भी नाराज करना उनके बस की बात नहीं थी। जैसे ही विकास अंदर आया, दोनों ने राहत की सांस ली। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा आ गया है, अब आप उसी से बात कीजिए। सारी जिम्मेदारी उसने बड़ी सफाई से विकास पर डाल दी। तीनों प्रधानों की नजरें एक साथ विकास पर टिक गईं। उनकी तीव्र नजरों से विकास को ऐसा लगा जैसे उसे वहीं बैठकर चीर देंगे। खैर, विकास, सूर्य प्रताप बोले, हम तीनों तुम्हारे लिए आए हैं। ये देखो प्रस्ताव, पढ़ो और फैसला करो। सही कहा, एक योद्धा को निर्णय लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, करण देव ने हामी भरी। उन्होंने यह नहीं बताया कि विकास पहले से योद्धा केंद्र का छात्र है, क्योंकि वो अब मार्शल वॉरियर बन चुका था। इसलिए ये खुली प्रतिस्पर्धा थी। जिसने बेहतर शर्तें दी, वही विजेता होता। विकास इस उम्र में वॉरियर बन चुका था। ये एक दुर्लभ प्रतिभा थी। चीन भर में ऐसे युवाओं की संख्या 10 से भी कम थी, वो भी अधिकतर ऐसे जो योद्धा परिवारों से आते थे। लेकिन विकास ने अपनी मेहनत और योग्यता से ये मुकाम पाया था। स्टार बीस्ट को मारना इसका प्रमाण था। तीनों प्रधानों ने उसे पाने के लिए अपनी अपनी एकेडमियों से सबसे बेहतर ऑफर लेकर आए थे। विकास उनके सीधेपन पर मुस्कुरा दिया और बोला, चलिए बॉस, चाय पीजिए। उसने उन्हें चाय दी और पूछा, क्या कॉलेज और एकेडमी के बीच टकराव नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, कॉलेज एक सार्वजनिक संस्था है। हमारा इससे कोई टकराव नहीं होगा। तुम मिलिट्री कॉलेज भी चुनो तो भी हम तुम्हारी प्राथमिकता का ध्यान रखेंगे, सूर्य प्रताप ने समझाया। सही है, करण देव और विक्रम चौहान ने हामी भरी। विकास ने तीनों प्रस्ताव उठाए। उसने पहले वज्र विद्यालय और त्रिशूल अकेडमी के प्रस्ताव पढ़े। फिर आखिर में योद्धा केंद्र का प्रस्ताव पढ़ा, जहां वह पहले से ट्रेनिंग ले रहा था। सूर्य प्रताप को यह देखकर विश्वास हो गया कि विकास का रुझान उनके ही पक्ष में है। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। करण देव और विक्रम को मन ही मन आशंका हुई। विकास ने तीनों प्रस्ताव ध्यान से पढ़े, फिर उन्हें मेज पर रख दिया। सभी उसकी ओर देखने लगे। कैसा लगा? राजीव ने अधीरता से पूछा। आप भी देख लीजिए, सूर्य प्रताप ने प्रस्ताव उनके हाथ में दिए। राजीव ने पढ़कर समझ लिया कि विकास का मन बन चुका है। मैं योद्धा केंद्र को चुनता हूं, विकास ने बिना किसी हिचक के कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं विक्रांत मार्शल हाउस चुनता हूं। जैसे ही विकास ने ये शब्द कहे, वीरशक्ति मार्शल हाउस और तपोवन मार्शल हाउस के प्रमुख शांत हो गए। राजन चौधरी जोर से हंसे। दोस्तों, शुक्रिया, क्या हम तुम्हारा प्रस्ताव देख सकते हैं? जयंत गुप्ता ने अनिच्छा से पूछा। उन्हें ये जानना था कि वे हारे क्यों। अभय देसाई ने भी वैसा ही भाव चेहरे पर लिए राजन की तरफ देखा। तीनों संस्थान प्रतिद्वंद्वी थे, हर प्रतिभा का खोना उनके लिए नुकसान था। जरूर, राजन ने सहजता से कहा। दोनों प्रमुखों ने झटपट विक्रांत मार्शल हाउस का प्रस्ताव उठाया और साथ बैठकर तेजी से पढ़ने लगे। राजन, तुम पागल हो गए हो। जयंत की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? अभय खुद को रोक न सके। मैंने इसे मुख्यालय भेजा था और हमारे अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से इसे मंजूरी दी है। अब बताओ, मानते हो हार? राजन बोले। तुम्हारे अध्यक्ष ने खुद मंजूरी दी। तुम जीत गए। कमाल है। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। वे सिर्फ सम्मान ही जता सकते थे। उनकी संस्थाओं को जब एस ग्रेड प्रस्ताव पास करवाना था तो उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं विक्रांत मार्शल हाउस ने बिना किसी रोक टोक के एस ग्रेड प्रस्ताव पास करवा लिया। सिर्फ 2 स्तर का फर्क लग रहा था, लेकिन असल में ये एक खाई थी। अब तक सिर्फ 23 बार एस ग्रेड प्रस्ताव पारित हुए थे। वे सभी अब उच्च स्तर के योद्धा बन चुके थे। असल में इन प्रमुखों ने भी विकास के लिए एस ग्रेड प्रस्ताव की सिफारिश की थी, क्योंकि उन्हें उसकी क्षमता पर भरोसा था। लेकिन ऊपर वालों को शंका थी। वे मानते थे कि भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। इसलिए पहले एस ग्रेड प्रस्ताव देने को कहा गया। अगर प्रदर्शन अच्छा रहा, तो बाद में एस ग्रेड मिल सकता था। एस ग्रेड प्रस्ताव 5 बार से भी कम। उन 5 लोगों में से हर एक अब जनरल स्तर का योद्धा बन चुका था। और वे सभी 35 साल से कम उम्र के थे। विकास को मिला एस ग्रेड प्रस्ताव, जबकि अन्य संस्थाएं सिर्फ एस ग्रेड तक सीमित रहीं। जयंत और अभय अब तुलना करने के मूड में नहीं थे।
ये तो बहुत चालाकी थी। लेकिन वे अब भी राजन को घूर रहे थे। थोड़ा झिपते हुए उन्होंने विकास की तरफ देखा। हमारे प्रस्ताव के लिए माफ करना। उन्होंने स्वयं उसकी वास्तविक क्षमता देखी थी। लेकिन निर्णय अकेले उनका नहीं था। ये प्रतिभा हाथ से चली गई दुर्भाग्य की बात थी। आप लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, यही बहुत है, विकास ने विनम्रता से कहा। उनका मन कुछ हल्का हुआ। राजन ने भी संतोष से सिर हिलाया। जब तय कर ही लिया है तो हम अब नहीं रोकेंगे। दोनों उठे और चले गए। विकास वापस बैठक में लौटा। ये प्रस्ताव साइन कर लो, कुछ गड़बड़ हो तो संभाला जा सके, राजन बोले। क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? विकास मुस्कुराया। मुझे ही नहीं, हमारे अध्यक्ष को भी। तुम हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हो, ये मुझसे छुपा नहीं, राजन ने रहस्यमय हंसी के साथ कहा। विकास का दिल एक पल को रुका। लेकिन चिंता मत करो, हर योद्धा के अपने राज होते हैं, उन्होंने कहा। विकास ने कुछ नहीं कहा और दस्तखत कर दिए। राजन ने संतोष से सिर हिलाया और एक काली कलाई घड़ी उसे दी। ये एक फोर्स वॉच है, खास सामग्री से बनी है। पानी और आग से नहीं बिगड़ती, यहाँ तक कि योद्धा का वार भी झेल सकती है। इसमें जानकारी भरकर तुम हमारे अंदरूनी नेटवर्क विक्रांत से जुड़ सकते हो। प्रस्ताव में बताई गई अरबों की संसाधन राशि किश्तों में तुम्हारे खाते में आएगी। इन्हें सोच समझकर खर्च करना, ये तुम्हारी शक्ति को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें अध्यक्ष से 3 बार मार्गदर्शन लेने का मौका मिलेगा। ये बहुत दुर्लभ है। और ये रहा मृगवाटिका में घर खरीदने का विशेष अधिकार। वहां सिर्फ योद्धाओं के परिवार रहते हैं। सुरक्षा सर्वोच्च है। तुम्हारे परिवार को जो हाल ही में परेशानी हुई है, वहां जाकर तुम निश्चिंत हो सकोगे। विकास ध्यान से सुन रहा था। ये बातें प्रस्ताव में लिखी थी, लेकिन राजन की बातों का अलग ही असर था। ये सारे प्रस्ताव आकर्षक थे, खासकर आखिरी वाला। अगर उसके माता पिता वहां रहते तो वह भी निश्चिंत रह पाता। उसकी मां पलक ने अभी तक प्रस्ताव ठीक से नहीं देखा था। जब राजन ने बताया, वह चकित रह गई। 1 अरब की संपत्ति। उसके बेटे ने उसके पति की वर्षों की कमाई को पार कर लिया था। क्या सारे योद्धा इतने अमीर होते हैं? पिता रमेश का मन थोड़ा बुझ गया। बेटे से आगे निकलना खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन इतनी आसानी से, इतना आसान पैसा, मगर मृगवाटिका वाला घर, उनकी आंखों में चमक आ गई। कल तुम्हें विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। तय किया? राजन ने पूछा। अभी नहीं, इस बार के कट ऑफ देखे हैं, लगता है कहीं भी हो जाएगा, विकास ने कहा। सभी विश्वविद्यालयों ने अपने कट ऑफ पहले ही जारी कर दिए थे। मार्शल परीक्षा सामान्य परीक्षा से अलग थी। वहां कॉलेज छात्र को चुनते थे और छात्र कॉलेज को। तुम्हारे अंक इतने हैं कि कहीं भी जा सकते हो। अब सिर्फ ये देखना है कि कौन सा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। मुझे लगता है कल कुछ विश्वविद्यालय वाले सीधे स्कूल पहुंच जाएंगे, राजन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो और झंझट है, विकास ने कहा। कोई सलाह है आपके पास? शीर्ष विश्वविद्यालयों की सुविधाएं और टीचिंग काफी मिलती जुलती हैं। प्रतिभा को देश खुद संसाधन देता है, इसलिए अच्छा विद्यार्थी संसाधनों से कभी वंचित नहीं रहता। हाल के वर्षों में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सौराष्ट्र मिलिट्री कॉलेज बहुत आगे आए हैं। कई बार टॉप पर रहे हैं। सैनिक कॉलेज में अनुशासन अधिक होता है, लेकिन उसका फायदा भी है। राजन रुके और फिर बोले, सैन्य कॉलेज ताकत पाने का तेज रास्ता है। अगर तुमने कारनामे किए तो भविष्य में सेना का नेतृत्व भी मिल सकता है, खासकर अंतर क्षेत्र में। अभी वहां बड़ी संख्या में सैनिक भेजने की जरूरत है। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोहन दी अल्टीमेट गॉड के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।